जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएलडी इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये सीडीपी का पार्ट हम लेके आए हैं। अगर आपने इसे 12 से लेके और 21 तक ये प्रश्न का हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दी। दोस्तों ये प्रीवियस सीटीईटी जो है दिसंबर जनवरी जो हुआ था पेपर उसी का है और प्रीवियस पेपर है दोस्तों सीडीपी का। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ जो है आपको प्ले लिस्ट में जो है लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर जो है आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। तो दोस्तों यहाँ पर स्थानिक है, अंतरावैदिक बुद्धिक है और अंतर्वैदिक बुद्धिक है और भाषिक बुद्धि। दोस्तों आता होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाषिक बुद्धि जो है, अंतरा जो है सचेतना जो है किस बुद्धि का इस्तेमाल तो है, यानी कि भाषिक बुद्धि का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में कहता है समीपस्थ विकास के क्षेत्र का स्वप्रत्यय जो है किसने प्रतिपादन किया था। तो समीपस्थ तो वैज्ञानिक डेविड ऑसवेल, लेव वाइगोस्की और रॉबर्ट एम गाइने और जेरोम ब्रूनर। दोस्तों अगर आपको आता होगा जरूर आप जवाब दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है वाइगोस्की द्वारा जो है समस्त विकास का क्षेत्र जो है किया गया था। दोस्तों अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है आप थ्योरी देख सकते हैं, जो है बताया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 में कह रहा है इनमें से कौन सा नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायक नहीं होते। देखिए दोस्तों नहीं है, बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन में कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना है। जी तुलना करना है, जी नहीं, बिल्कुल ये जो है ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन सही यही है दोस्तों, ये सब ऑप्शन गलत है। चूंकि यहाँ नहीं करा इसलिए तुलना करना तो छात्र में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से हम ये आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम चलते हैं, तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, ये ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। छात्रों के अधिगम को प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, जी ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं के कारण गलत हो रहा है। और छात्रों में अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद का, ये भी सही है, लेकिन गलत हो जाएगा, नहीं है इसलिए। चलिए दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। दोस्तों 15 में कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित है। दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता को जो रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कौन सी विधि जो है उपयुक्त है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर 2 ऑप्शन है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। जी नहीं, जेंडर पक्षपात को दोस्तों आप चुनौती नहीं दे सकते, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, अगर इससे जो है कौन सी विधि जो है उचित नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान में इस बात को रखिएगा दोस्तों। तो ये तो भी ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, जिसके वजह से ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, जी ये जो है गलत हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। एक उदाहरण का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियों को गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे, जी ये भी गलत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होना चाहिए, 1 ऑप्शन गलत है, लेकिन दोस्तों नहीं है, जिसकी वजह से तीनों ऑप्शन जो है गलत कर दिया गया और 1 ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर कहता है शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। शीर्षगामी सिद्धांत दोस्तों अगर जाता होगा तो जरूर आप जवाब दीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास नहीं, इस पर नहीं लागू होता है। विकास भाषा विकास पे जी नहीं लगा, गामक विकास पर दोस्तों ये लागू किया जाता है और नैतिक विकास पे नहीं होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, गामक विकास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 की तरफ। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना है और उन्हें अपने अधिगम में स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। जी छात्रों को विभिन्न प्रकार के सामग्री का प्रावधान का जो दोस्तों ये जो है निर्देशित करना है और जो है इसको बढ़ावा भी देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 में प्रतिस्थात्मक अधिगम है, उसके बाद यत्रवत अधिगम है, अन्वेषित अधिगम है और निर्देशात्मक अधिगम है। तो दोस्तों अगर आता होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिए। दोस्तों इसका जो अन्वेषण अधिगम हो जाएगा, इसका आंसर अन्वेषण अधिगम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं समय को गवाए हुए। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। ऐसा मतलब कौन बच्चे जो किस शिक्षा शास्त्र द्वारा जो है सबसे अधिक जो है अधिगम जो है अधिक जो है अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। तो ऑप्शन 1 में दोस्तों दिया गया है
व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, ये क्या हो सकता है? जी नहीं, ये इसके द्वारा नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पर जो है 4 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। तो यानी कि कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये भी आपका गलत है, इनाम नहीं दिया जाए। पुनरावृत्त यत्र अभ्यास द्वारा, जी नहीं, ये भी आपका गलत है दोस्तों। जब वे कार्यों में क्रियाकलापों में क्रियाशील से भाग लेते हैं तब जो है ये अर्थपूर्ण अधिगम माना जाएगा। तो दोस्तों आपका जब कार्य ये जो है माना जाएगा, जब क्रियाशील कब माना जाएगा? जब वे कार्यों में क्रियाकलापों द्वारा जो है में क्रियाशील जो है में भाग लेंगे तब वो माना जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर में कुछ प्रश्न में कह रहा है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना है। तो कौन कौन सा ऑप्शन 1 में दे रहा है, लेकिन दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों को कथन वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचानने की त्रुटि को विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब रचिता जो है एक गणित की टीचर है जो कि अपने विद्यार्थी को जो है प्रश्न को जो सही प्रक्रिया पहचानने के लिए त्रुटि को जो है विश्लेषण कर रहे हैं, आखिर तब जाके बच्चा सीख पाएगा। तो उसका उद्देश्य क्या है वो बताना दोस्तों। त्रुटि के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, मतलब ऐसा कर सकते हैं जो त्रुटि के लिए जो मतलब जब त्रुटि के लिए ज्यादा जो अभ्यास वाले प्रश्न का दे सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं दोस्तों। जो ऑप्शन ये गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर हम दोस्तों यहाँ पर चलते हैं 4 नंबर पे। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटि वाले छात्र को पृथक करना, मतलब जो ज्यादा गलती करता है, जो कम करता है, उसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है अलग अलग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं। उसका 3 अधिक त्रुटि वाले छात्र को दंड स्वरूप अधिक, दोस्तों बच्चा है दंड नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे जो है दंड नहीं दिया सकता। ऑप्शन बी भी गलत है और 4 भी, 3 भी और 4 भी। ऑप्शन 2 नंबर दोस्तों आपका आंसर होगा। त्रुटियों में समझाना, त्रुटियों को जो है दोस्तों समझाना, और क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। त्रुटि को समझाना जो है छात्र के चिंतन में क्या करते हैं? हम मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कथन वाला दोस्तों ये हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक पूछा जाता है, कथन और कारण वाला दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देखते रहिए। विद्यालय को छात्रों के पाठ्य पुस्तक को याद करने, पुनः अगले उलग देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण अधिगम की स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक। दोस्तों यहाँ पे जो है दिया गया है, तो क्या है ये सही है या गलत है देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या आपको लगता है ए सही है और आर गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ए सही है और आर गलत है, नहीं ये गलत है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है कि आर जो है सही है कि क्या करता है दोस्तों? अब व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 में दोस्तों करा एक सामाजिक संज्ञानात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि का अधिक उपयुक्त रहेगी? तो दोस्तों एक सामाजिक संरचनात्मक जो है कक्षा है, उनमें जो है कौन सी आकलन विधि जो है उपयुक्त रहेगी? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ दिया गया एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न। क्या ये होना चाहिए आपको? उसके बाद ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा, जी स्मरण पर, सिर्फ जो स्मरण पर ही जो है आधारित परीक्षा हम ले सकते हैं? जी नहीं, स्मरण याद करने की आवश्यकता है। मानक परीक्षा, जी नहीं, ये परीक्षा दोस्तों सहयोगी प्रायोजित कार्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। यही करना सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में जो है अधिक उपयुक्त माना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का नियम है? देखिए दोस्तों समावेशन का नियम है, ऑप्शन दिया गया है नीचे। मानकीकृत अनुदेश, उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, और विभेद यानी कि भेदभाव, और पृथक्करण और नामांकित करना। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और जो है दोस्तों इसका 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है 2 हो जाएगा, यानी कि जो है व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकार करना ही जो है सबसे ये होता है समावेश का जो है नियम होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ पार्ट 3 लेके फिर मिलते हैं। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, और आपको PDF मुफ्त में दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।